स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। दोस्तों कल हमने परसेंटेज ग्रुप डी के लिए परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो कल हमने बिल्कुल बेसिक से बात करा था कि परसेंटेज से कैसे हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न से हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में कैसे अगर भिन्न में परसेंटेज में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे उसमें कुछ 2-3 जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ग्रुप डी में पूछे हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे एक कंसेप्ट है जैसे कि x% ऑफ y होता है क्वेश्चन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y% ऑफ x। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको कैसे। जैसे कि मैंने कहा कि 540% ऑफ 18। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18% ऑफ 540। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 540 का 18%। ठीक, तो पॉइंट में आएगा 18 चौक 72, 7 18 पंचे 90, 90 और 7 97, तो 97.2। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। दोस्तों कल मैंने आपको जो टेबल आपको मैंने बताया था, तो वो टेबल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन को आप काफ़ी कम समय में कर सकते हो। अन्यथा क्या होगा कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो वो आप टेबल को याद कर लीजिएगा और उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताया उसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक, तो और एक जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि 37.5% ऑफ कोई भी संख्या ले लेता हूँ 400। ठीक, तो कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये 37.5%, इसको क्या होगा कि अगर हम इसको या तो भिन्न में कन्वर्ट तो करेंगे, लेकिन क्या होगा कि ये 137 है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके की अगर संख्या आती है जैसे कि 237 या फिर 337.5, तो इस तरीके से अगर संख्या आती है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 100% होता है वो रेशो में उसका मतलब क्या होता है, 1। तो इस 100 को हम क्या लिखेंगे, 1, इसको तोड़। और ये 37.5 कल मैंने आपको भिन्न में बताया था कि 1/8 क्या होता है, 12.5%। तो 12.5% को हम 3 गुना करेंगे तो 37.5% हम 37.5% पे हम पहुंच जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 37.5 को 3/8। तो इसका जो एक्चुअल भिन्न होगा, ये मिश्र भिन्न है, 8 एकम 8, 8 और 3 11/8। ठीक, तो अब 400 का 11/8, तो 8 पन्ना 40, 11 पची 55, तो ये क्या होगा, 550 हमारा आंसर। इस तरीके से वो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, जैसे कि 237.5%। तो इसको हम भिन्न में क्या लिखेंगे, इस 2 को हम रेशो में 200% को हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो 37.5 को हम क्या कर सकते हैं, 3/8। तो इसका एक्चुअल में भिन्न क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो ऐसा लगना चाहिए कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इस तरीके से परसेंटेज दे देता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में। ठीक, तो ऐसे ही और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि 112.5, तो इसको हम 100 को तो 1 मान लेंगे, और 112 मतलब 12.5 क्या होता है, 1/8। तो 8 एकम 8, तो 9/8।
8 ये इसका भिन्न हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, इसको हम सिंपली कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए बेसिक, जो परसेंटेज में आगे हम इनको यूज़ करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस की अब बात करते हैं दोस्तों, कि जो कुछ क्वेश्चंस हम अब करते हैं, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि एक संख्या का 12.5% 80 है तो उस संख्या का 37.5% क्या होगा, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 12.5% ऑफ 80, तो क्या होता है दोस्तों 12.5% भिन्न में क्या होता है 1/8, ठीक। तो 80 का 1/8 10 हो जाएगा। अब इस 10 का मुझे बताना है 37.5%। तो मैंने बताया कि 12.5% जब 1/8 है तो 37.5 पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई में चलता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस 10 का 3/8 तो कुछ पॉइंट में जाएगा ये भी, तो 30/8 ये हमारा आंसर होगा, ठीक। उसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 25 × 560 प्लस 60 × 338% क्या होगा। तो दोस्तों इसे हमने अभी लिखा था, मैंने बताया था आपको कि A% ऑफ B को हम B% ऑफ A लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ 25% ऑफ 560 प्लस 60% इंटू 380, ये मैं लिख सकता हूँ इसे। तो 25% क्या होता है दोस्तों भिन्न में इसका 1/4 इंटू में क्या है 560 प्लस, अब 60% क्या हो जाएगा 20 से हम काटेंगे, 20 से 3/5 इंटू में 380, तो इसको काट लेंगे 14 140 ही आ जाएगा, प्लस 5 से इसको काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10 इंटू में 3, तो ये कितना आ जाएगा निकल के 3 दूनी 6 7 3 21, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6 5 और ये 3, तो 356 है ना, 356 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो दो संख्या, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो 100 मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन 100 मानकर क्या होगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या है और मतलब 3 संख्या है टोटल, है ना। तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है, तो 12.5% क्या होता है 1/8, तो तीसरी, अब जो पहली संख्या है वो 12.5%, मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच में जो रेशो दिया है वो कितना दिया, मतलब 12.5% कितना होता है हमारा 1/8। तो ये पहली संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, मतलब कि ये नीचे वाला जो होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो ये 8 अगर होगा तो ये 9 होगा क्योंकि एक अधिक है। और जो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच में उन्होंने क्या रेशो दिया हुआ है, क्या परसेंट दिया हुआ 25%
अधिक है कहा है उसने, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 25% अधिक है। 25% मतलब कि 1/4, तो ये 4 से 1 अधिक है मतलब कि ये 5 होगा, ठीक। तो तीसरी संख्या दोनों इसमें कॉमन है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो क्या निकल के आ जाएगा, 9। और दूसरी संख्या ये पहली, दूसरी, तीसरी। तो दूसरी संख्या का क्या है, 5 दूनी 10, तीसरी संख्या का क्या है, 8। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसके पास भी का लगा होता है उसे हमें हमेशा नीचे रखना होता है, ठीक है, और इंटू में 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, 90%, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। 10% मतलब कि 1/10। अगर मैं इसको 10 मानूं तो 10% अधिक है मतलब ये 11 है। तो बी ए से कितने % कम है, तो 1 कम है। और किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, मतलब बटे में ए आएगा, 1 का 11 है। तो और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 9 से 1/11%, ठीक। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक लेने होते हैं और एक अभ्यर्थी को 70 अंक मिले और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने हैं वो हमसे पूछा है। तो एक परीक्षा में क्या है, 25% अंक लाने होते हैं और वो 70 अंक लाकर 5 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो हमें लाना कितने हैं, 25%। 25% अगर मैं x मान लूँ संख्या को, तो हमें 25% लाना है। अब उसने लाया कितना है, 70 अंक, ठीक। अब पास होना है उसको, दोनों इक्वेशन को मुझे इक्वल करना है। तो क्या वो 5 अगर ला लेता तो क्या ये इक्वेशन बराबर हो जाती, मतलब कि 25% उसे लाने थे और ये 75 जो है ये 25% के बराबर है। तो हमें पूर्णांक बताना है यहाँ पे। तो 25 मतलब क्या होता है, 1/4। अब ये कितना हो गया, 75। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पर, 300, ठीक। तो ये हो गया उसका पूर्णांक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, $560 का 33 से 1/3% प्लस 600 का 80% क्या है, ठीक। तो 560 का 1/3, अब ये 33 से 1/3% भिन्न में क्या होगा, 1/3। ये कल मैंने आपको बता दिया था। अब ये 600 का, अब 80% मतलब 4/5। ये आपको पता होना चाहिए, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो खुद ब खुद वो चीज़ें याद हो जाएंगी। 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, प्लस ये 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। तो कितना आ जाएगा हमारा, 1000। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 10% बढ़ता है, फिर दूसरे साल 10% कम हो जाता है। तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष में तीसरे साल के आरंभ में उसका वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, सक्सेसिव लगता है। जब भी एक ही वस्तु या एक ही मूल्य पर अगर प्राइस में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, सक्सेसफुल लगता है। जैसे कि उसने कहा है कि वस्तु के एक व्यक्ति के वेतन में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई। 10% मतलब कि 1/10, मतलब पहले वर्ष क्या हुआ है, 10 से 11। और दूसरे वर्ष में भी क्या हुआ, दूसरे वर्ष में क्या होगा, कमी हो गई, मतलब 10 से 9, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 और इधर क्या होगा, 99। तो टोटल वो उसके जो वेतन में कमी कितनी हो गई है, 1 की कमी हुई है। और जिसके रेस्पेक्ट में कमी होती है उसको नीचे रखते हैं, इंटू में 100, मतलब कि 1% की कमी हुई है उसके वेतन में, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
तो क्या हो रहा है 15% की वृद्धि हो रही है, और ये लंबाई में और चौड़ाई में क्या हो रहा है 20% की 20% कमी हो जा रही है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो रहा है इस जब भी लंबाई, और इसमें भी क्या होता है जब भी मल्टीप्लाई में चीज़ें चलती है तो यहाँ पर भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में सेंस कि एक ही प्राइस पर मैंने बताया था अभी कि जैसे कि कमी हो रही है वृद्धि हो रही है तो उसमें भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, और एक तो जैसे कि एरिया वाले क्वेश्चन में, ठीक है, और जो आयतन वगैरह वाले क्वेश्चन में इसमें भी हम क्या कर सकते हैं सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे कि अब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पहले क्या हुआ है लंबाई में 15% की वृद्धि, मतलब 20 से 23। ठीक, उसके बाद में चौड़ाई में क्या 20% की कमी, 20% मतलब कि 1/5, 5 से 4। ठीक, 20% मतलब 1/5, तो 5 से 1 की कमी, मतलब कि ये 1 की कमी हुई तो ये 4। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 92। तो मतलब कि कमी कितनी हुई है अभी क्षेत्रफल में 8 की कमी हुई है, और 100 के रेस्पेक्ट में इंटू में 100, मतलब कि 8% की कमी हुई है क्षेत्रफल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो जो हमारा जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, तो 10% की वृद्धि यहाँ पे भी सक्सेसफुल लगा देंगे हम। 10 से 11 भुजा में, क्योंकि ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में ओवरऑल परिवर्तन कितना हुआ है 121, तो 21 का परिवर्तन हुआ है 100 के रेस्पेक्ट में इंटू में 100, मतलब कि 21% की वृद्धि हो गई है वर्ग के क्षेत्रफल की। किसी कक्षा के 60% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 70% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 150 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, तो क्या है इसको वेन डायग्राम से हम करेंगे तो बहुत सिंपल जाएगा ये। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये अगर बायोलॉजी है, ठीक, और ये है मैथ्स, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 60% विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं और 70% विद्यार्थी मैथ्स लेते हैं। ठीक, तो जो दोनों विषय चुनते हैं वो है 150। ठीक है, अब आप ये देखो कि 60% ये ले रहा है, इसमें ये कॉमन वाला पार्ट भी आ जा रहा है, और 70% ये ले रहे हैं, इसमें भी ये कॉमन वाला पार्ट आ जा रहा है। मतलब दोनों में जो कॉमन है वो ये है, ये कॉमन है, और यही 150 के बराबर में है। ठीक है, क्योंकि दोनों विषय कॉमन है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 150 विद्यार्थी दोनों विद्यार्थी 150 जो है 150 ऐसे विद्यार्थी जो दोनों सब्जेक्ट को चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये 150, लेकिन परसेंट में कितना है, तो ये 60% या 70% है। इसका मतलब कि जो कॉमन होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये हो रहा है टोटल 130%, तो एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो आ रहा है 30%, तो ये 30% ही तो इसमें कॉमन होगा। ठीक, अब यहाँ पर 30% जब ये कॉमन है तो केवल बायोलॉजी चूज करने वाले विद्यार्थी कितने होंगे 30, और केवल मैथ्स चूज करने वाले विद्यार्थी कितने होंगे 40, क्योंकि हमें क्या करना है कि टोटल करना है 60%, तो ये 30 और ये 30 मिला के इसका 60% हो जाएगा बायोलॉजी का, और ये 40 और ये 30 मिलाकर मैथ्स का 70% हो जाएगा। तो ये जो है ये दोनों में कॉमन होता है 30%, इसलिए हमने क्या किया 100% जो 130% में से 100 को माइनस किया, तो ये क्या निकल के आ गया 30% दोनों का कॉमन। तो ये जो 30% कॉमन है ये किसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 150 के। तो अब इसे हम काट लेंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि छात्र कितने थे, तो ये 3 से 5 बार, और परसेंट हटेगा तो 1 के बटे में 100 रहेगा, तो यहाँ पर गुणा करेगा वो, तो 500 हमारा निकल के आ जाएगा, ये टोटल विद्यार्थी है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 60% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तो 280 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे कि वेन डायग्राम इसका बना देंगे। 80% जो है ये टी पीने वाले हैं और 60% जो है कॉफ़ी पीने वाले हैं, और 280 जो दिया है वो दोनों पीते हैं, मतलब कॉमन है दोनों में। तो इसमें भी देखिए आप कि जो टी पीने वाले जो कर्मचारी है उसमें भी आला पार्ट आ जा रहा है, ठीक है, और कॉफ़ी पीने वाले में भी आला पार्ट आ जा रहा है, ठीक। तो मतलब ये दोनों में कॉमन है पार्ट, ठीक है। जब ये दोनों में कॉमन है तो ये 80 और ये 60, टोटल परसेंट कितना हो रहा है 140। मतलब कि कोई भी चीज़ 100% होती है तो 40% जो है वो कॉमन होगा, ये 40% कॉमन होगा। और तो केवल टी पीने वाले कितने हैं 40, और केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 20, ठीक। तो केवल कॉफ़ी पीने वाले 20 है, केवल चाय पीने वाले 40 है। तो दो, अगर मैं बात करूं कि दोनों पीने वाले कितने 40%, और ये हमें क्वेश्चन में कितने दिए हो 280, तो 40% 280 है, तो हम 100% यहाँ से निकाल सकते हैं इंटू 100, 4 7 28, तो ये निकल के आ जाएगा 700। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी जो आज हमने क्वेश्चन करवाया है वो क्वेश्चन क्या थोड़ा सा मतलब उसका लेवल उतना नहीं था। अभी हम जो अभी अगला सेशन इसमें करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। और अभी हम कल जो क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे उन क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे परसेंटेज। इसके बाद में दोस्तों हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर उसमें करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रुप डी के लिए जो मैथ्स चाहिए जितनी, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करेंगे यहाँ पे मैथ्स के लिए, ठीक है।